हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर। आज हम सेफेलोस्पोरिन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन हिंदी। इजी ट्रिक्स होंगी हिंदी में जो कि हम 10 मिनट में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेफेलोस्पोरिन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन इन हिंदी। तो इसको समझने के लिए हम पहले जानते हैं कि सेफेलोस्पोरिन्स होते क्या हैं। दीज आर एंटीबायोटिक्स। ये जो फिगर में आप साइंटिस्ट देख रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहली बार सेफेलोस्पोरिन को आइसोलेट किया था। इनका नाम था गुइसेप बोत्ज़ाऊ। सेफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स, यानी कि ये अगेंस्ट बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं। ये केमिकली पेनिसिलिन से रिलेटेड होते हैं, जिनको फर्स्ट टाइम डिराइव किया था सेफेलोस्पोरिन सी से। सेफेलोस्पोरिन सी वॉज आइसोलेटेड बाय गाय न्यूटन एंड एडवर्ड ब्राहम। इन दो साइंटिस्ट ने इसको पहली बार आइसोलेट किया था, गाय न्यूटन और एडवर्ड ब्राहम ने। सेफेलोस्पोरिन्स फर्स्ट आइसोलेट किए गए थे कल्चर्स ऑफ सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से, जो कि एक फंगस था। और ये किसके द्वारा आइसोलेट किए गए थे? गुइसेप बोत्ज़ाऊ, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने नोटिस किया था कि दे वर इफेक्टिव अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइफाई, जो कि टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट एक्टिव था। तो ये सेफेलोस्पोरिन्स जो थे वो सैल्मोनेला टाइफाई के अगेंस्ट एक्ट कर रहे थे, जिसके पास बीटा लैक्टमेज स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। आप देख सकते हैं डायग्राम में, सेफेलोस्पोरिन्स बीटा लैक्टम रिंग कंटेन करते हैं। ये जो बीटा लैक्टम रिंग होती है, इसमें एडिशंस होते हैं इनकी डिफरेंट साइड चेन्स के एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो 7 पोजीशन पे बीटा लैक्टम रिंग के एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का रोल होता है। इसमें जो भी एडिशंस होते हैं वो अगेंस्ट बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक रोल प्ले करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। थर्ड पोजीशन पे डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग के फार्माकोकाइनेटिक्स का रोल होता है। अगर थर्ड पोजीशन पे हम कोई भी चेंज करेंगे तो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि ADME पे अफेक्ट पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कैसे सेफेलोस्पोरिन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। कैसे? इनका मैकेनिज्म सिमिलर होता है एज दैट ऑफ पेनिसिलिन। ये ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कैसे सेफेलोस्पोरिन्स ट्रांसपेप्टिडेज से बाइंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर इट विल लीड टू फेलियर ऑफ क्रॉस लिंकिंग। किसकी क्रॉस लिंकिंग? ये पेप्टाइड्स की क्रॉस लिंकिंग को फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकन का सिंथेसिस यानी नहीं होगा। पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगा। पेप्टिडोग्लाइकन अगर नहीं बना तो बैक्टीरिया की सेल वॉल की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सेल वॉल स्टेबल नहीं रही तो सेल वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल लाइसिस होगा, फर्दर बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाएगी। इस तरह से ये सेफेलोस्पोरिन जो है वो बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो करता है। सेफेलोस्पोरिन्स क्या है? अब तक जो हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिसाइडल है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, ये फंगस एक्रीमोनियम से मिल रहे हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? ये पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन पूरी तरह से सेल वॉल में रोक रहे हैं। लेकिन नई बात, ये लेम के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होते हैं। लेम क्या है? लिस्टीरिया, अटिपिकल्स, माइकोप्लाज्मा क्लैमाइडिया, MRSA और एंट्रोकोकाई। इन 4 स्पीशीज़ के अगेंस्ट इनका कोई रोल नहीं होता है, एक्सेप्ट MRSA के लिए 5th जनरेशन का ड्रग सेफ्टोबिप्रोल एक्टिव होता है। ठीक, 5 जनरेशन में इसको क्लासीफाई किया गया है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आगे जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। जनरल रूल क्या है? 1st जनरेशन जो है वो एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है 3rd, 4th, 5th, 2nd, ये जो भी हैं, ये सब ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव है कंपैरिजन टू 1st जनरेशन। ठीक, एक्सेप्शन क्या है? 4th जनरेशन, जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एजेंट्स के अंदर आती है। अब सेफेलोस्पोरिन्स भाई ड्रग्स हैं, कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होगा, जो कि क्या है? नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं। अगर हमने सेफेलोस्पोरिन IV इंजेक्शन के थ्रू दिया हुआ है तो उस जगह पे दर्द और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स पेनिसिलिन से सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिक होते हैं, उनमें क्रॉस सेंसिटिविटी पाई गई है सेफेलोस्पोरिन्स के द्वारा भी। यानी कि अगर आपको पेनिसिलिन से ADR शो हो रहा है तो आपको सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जी है।
क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स, अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि इन्हें 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं, वेरी गुड एक्टिविटी शो करते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, बट उनका जो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्शन है वो बहुत ही कम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। जैसे जैसे इनकी जो क्लास बढ़ती जाती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वैसे ही इनकी जो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो इंक्रीज़ होती है। उसी ऑर्डर में यहाँ पे इन्हें अरेंज किया गया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन के सामने दिया हुआ है, दे शोज़ गुड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, जिसमें कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ के बैक्टीरिया इंक्लूडेड हैं। उसी तरीके से जैसे हम सेकेंड जनरेशन की ओर बढ़ते हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, लेकिन ये स्लाइटली लेस एक्टिविटी शो करते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। थर्ड जनरेशन की ओर मूव करते हुए हमें क्या मिलता है, वेरी गुड ग्राम नेगेटिव कवरेज, यानी कि ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट हाईली एक्टिव होते हैं, उनके अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी बहुत कम होती है। सेफ्टाजिडीम नाम का ड्रग थर्ड जनरेशन की कैटेगरी में आता है। ये एंटी स्यूडोमोनल एक्टिविटी शो करता है, यानी कि ये स्यूडोमोनास स्पीशीज़ के अगेंस्ट एक्टिव होता है। फोर्थ जनरेशन सेफीपाइम, फिफ्थ जनरेशन, ये सब आगे बढ़ते हुए ये हमें फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की जो ड्रग्स हैं ये हमें वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी देते हैं, यानी कि इनका जो स्पेक्ट्रम है ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरिया ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज़ के अगेंस्ट ये एक्टिव होते हैं, जिसमें कि स्यूडोमोनास भी इंक्लूडेड है। सेफेलोस्पोरिन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इन्हें 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, तो हम उन्हीं के ऑर्डर में इनका ADME पैटर्न पढ़ेंगे। ADME यानी कि अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, और एलिमिनेशन, हाफ लाइफ। तो अब्जॉर्प्शन जो होता है फर्स्ट जनरेशन का वो बहुत ही अच्छा होता है, सेकंड का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन थर्ड जनरेशन का जो अब्जॉर्प्शन है वो पुअर कैटेगरी में आता है, यानी कि इनका जो अब्जॉर्प्शन है वो 25 to 40% ही होगा। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का अब्जॉर्प्शन बिल्कुल ना के बराबर है, IV के थ्रू ही इन्हें दिया जाता है, ओरल अब्जॉर्प्शन इनका नहीं होगा, इसलिए हमें इनको IV ही देना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेफेलोस्पोरिन्स का रिलेटिवली सेम होता है एज पेनिसिलिन। मेनिंजाइटिस में भी इनका रोल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इन मेनिंजाइटिस में फर्स्ट जनरेशन नहीं देंगे। हाई होता है किसका, सेफिरॉक्सिम का, और इनका क्या नाम है थर्ड जनरेशन का भी ज़्यादा होता है, IV के थ्रू देंगे। फोर्थ और फिफ्थ को भी हम IV के थ्रू देंगे, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम होता है, मिनिमल होता है, ना के बराबर समझिए, लेस देन 10%। एक्सक्रीशन जो है फर्स्ट जनरेशन का ओरली दे रहे हैं, रीनल एक्सक्रीशन होगा। सेकेंड जनरेशन का ट्यूबुलर सेक्रीशन के थ्रू होगा इनका एक्सक्रीशन, जबकि थर्ड जनरेशन का भी रीनल एक्सक्रीशन होगा, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि है सेफ्ट्राइएक्सॉन। सेफ्ट्राइएक्सॉन होता क्या है कि ये 40 to 60% एक्सक्रीट होता है बाइल के थ्रू, हमारे लीवर से, इसका कोई भी रीनल एडजस्टमेंट नहीं होता है। ये हाईली प्रोटीन बाउंड होता है, जिसकी वजह से इसको हम सिर्फ दिन में एक बार देते हैं, वन टाइम डोजिंग होती है इसकी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन इनका ट्यूबुलर सेक्रीशन होता है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ फर्स्ट जनरेशन की 1 to 2 आवर्स, सेकेंड जनरेशन की भी सेम है 1 to 2 आवर्स, थर्ड जनरेशन की भी सेम है 1 to 2 आवर्स, लेकिन इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्या है, सेफ्ट्राइएक्सॉन। क्यों? क्योंकि इसका एक्सक्रीशन हो रहा है बाइल के थ्रू। नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ जनरेशन का 2 आवर्स। थेरेपेटिक यूजेस ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स, इनका रोल अपर RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है। हम न्यूमोनिया में भी इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अगेंस्ट एक्टिव हैं। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होता है तो भी हम सेफेलोस्पोरिन्स को यूज़ करते हैं। स्किन इन्फेक्शन जैसे कि रैशेस, इचिंग, स्वेलिंग, पेन में भी हम सेफेलोस्पोरिन्स देते हैं।
इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि अगर आपके एब्डोमेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई स्टमक इन्फेक्शन है, तो उसके अगेंस्ट भी हम सेफलोस्पोरिन्स देते हैं। मेनिनजाइटिस में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मेनिनजाइटिस में होता क्या है, मेनिनजेस हमारे ब्रेन में होती हैं जिनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फ़ीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, नोज़िया और स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी अगेंस्ट सेफलोस्पोरिन्स करते हैं, जिसकी वजह से हम सेफलोस्पोरिन्स को मेनिनजाइटिस में भी यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस टू सेफलोस्पोरिन्स, बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं सेफलोस्पोरिन्स के अगेंस्ट। ऐसा ही कैसे करते हैं, ये ऑल्टरेशन कर देते हैं टारगेट प्रोटीन्स में, ये सेल वॉल में इम्पर्मिएबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक जो है वो अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता ही नहीं है, ताकि वो अपना रोल प्ले ना कर सके। सेफेलोस्पोरिनेसिस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टमेसेस, यानी वो एंजाइम जो कि सेफेलोस्पोरिन्स के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, बीटा लैक्टम रिंग तोड़ देते हैं सेफेलोस्पोरिन की। दे आर नॉट ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस बाय स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिनेस। कुछ सेफेलोस्पोरिन्स जो हैं वो स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिनेस के अगेंस्ट ससेप्टेबल नहीं होते, मतलब उनके ऊपर स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिनेस एंजाइम का कोई असर नहीं होता है। लेकिन कुछ सेफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो ससेप्टेबल होते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेस के, यानी कि बीटा लैक्टमेस एंजाइम जो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है सीफाजोलिन, ये जो ड्रग है वो स्टेफाइलोकोकल बीटा लैक्टमेस एंजाइम से ससेप्टेबल है, यानी कि उसके द्वारा ये सीफाजोलिन जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाता है। ये स्टेफाइलोकोकल सीफाजोलिन से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टमेस एंजाइम। क्योंकि बीटा लैक्टमेस सेफाजोलिन का बीटा लैक्टम रिंग तोड़ के उसका एक्शन स्टॉप कर देता है। सो सेफेलोस्पोरिन्स में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।